हाय गाइस, ये देवांग मशहूरी दिस साइड। सेल एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 8 महीने से काफ़ी लोगों को परेशान कर दिया है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस क्रैश के टाइम पे तो ये स्टॉक अराउंड 22 रुपीज़ तक पहुंच गया था। उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर में स्टॉक ने अराउंड 150 टू 153 का हाई बनाया और तब से स्टॉक अराउंड मई 2021 से करेक्शन मोड में ही चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो आ गया है 101 रुपीज़, यानी कि स्टॉक जो है वो भी 34% डाउन है उसके रिसेंट हाई से। सवाल ये आता है अब कि क्या ये सही समय है सेल को खरीदने का इस गिरावट के बाद। चलिए समझते हैं हम डिटेल में इस वीडियो में सेल का फंडामेंटल एनालिसिस, साथ में हम इसकी ट्रेंड स्टडी भी करेंगे और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कमोडिटी स्टॉक से रिलेटेड, जो कि हो सकता है आपके आने वाले टाइम में आपका एनालिसिस करने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के मार्केट कैप है 42,000 करोड़ के आसपास का। कंपनी का पी मल्टीपल है 3। पहली लर्निंग आपको यहाँ पे देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 3 का पी मल्टीपल तो कितना सस्ता मल्टीपल है, ये तो सिर्फ 3 के पी मल्टीपल पर ही ट्रेड कर रही है। जबकि आप बहुत अच्छी अच्छी दूसरी कंपनीज देखेंगे, केमिकल कंपनीज हो गई, आईटी कंपनीज हो गई, तो ये 30, 40, 50, 80 तक के पी मल्टीपल पे होती है ट्रेड। तो ये लर्निंग आपको ये है कि जो साइक्लिकल कंपनीज होती है, यानी कि जिनका प्राइस बहुत तेजी से बदल जाता है, जैसे कि कुछ ओवरऑल इंडस्ट्री में चेंज आ जाता है, इकोनॉमी में चेंज आ जाता है, वहां पे पी मल्टीपल्स हमेशा कम होते हैं। इसलिए अगर इस 3 के मल्टीपल को आप किसी ऐसी कंपनी जो कि एक आईटी कंपनी है जहां पे सस्टेनेबिलिटी होती है, उसके 35, 40 पी मल्टीपल से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये हमेशा चीप ही लगेगी। इसीलिए मिडिल कंपनीज को आपको कभी भी दूसरी किसी कंपनीज के वैल्यूएशन से कंपेयर नहीं करना है। आपको हमेशा स्टील कंपनीज को स्टील कंपनी से ही कंपेयर करना है। ये पहली चीज। अगर हम आरओसी की बात करें तो 11.2% है। आरओई की बात करें तो 9.15% है, जो कि ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.47 है, जो भी ठीक है एक मिडिल कंपनी के हिसाब से, क्योंकि काफी मिडिल कंपनीज बहुत हाई डेट कंपनीज भी होती है, तो उन कंपनीज को तो हमको अवॉइड ही करना है। इसमें लेस देन 1 डेट इक्विटी है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये ठीक है। अब हम आते हैं इसके रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। अगर हम इसके रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी ने अराउंड 25,000 करोड़ का ओवरऑल सेल्स करा था दिसंबर 2020 में, यानी कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर अराउंड 19,836 करोड़ का सेल करा था। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 1,400 करोड़ का ये प्रॉफिट 1,530 करोड़ के आसपास का है, यानी कि यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ तो बहुत अच्छा हुआ है। तो ये सेल्स है वो 27% बढ़ी है। प्रॉफिट में कुछ ऐसा खास ओवरऑल इंप्रूवमेंट नहीं है, और इसका रीजन यही है कि यहाँ पे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% से डाउन होकर आधा हो गया है, सिर्फ 13%। ये चीज आपको क्या बता रही है? चलिए इसको और डिटेल में हम समझते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन को, क्योंकि इस कंपनी को या इस सेक्टर को अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको ऑपरेटिंग मार्जिन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जाते हैं हम इसके ईयरली रिजल्ट्स पे, देखते हैं लास्ट 10 इयर्स में क्या हुआ। तो ये मार्च 2010 है एंड ये मार्च 2021 है, ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। बात करें तो 40,000 करोड़ की सेल्स 96 करोड़ की सेल्स हो गई है। 10 साल में ओवरऑल सेल्स सिर्फ डबल हुई है। ये आपको बताता है कि ओवरऑल जो सेल्स ग्रोथ रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 5% केकर का है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की 10 साल की, तो ये जो प्रॉफिट है 6,581 करोड़ का मार्च 2010 में, अभी ये 13,235 करोड़ का है। यानी कि आप इस प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है वो बहुत स्लो है। अगर हम 10 इयर्स कंपाउंडेड देखें तो यहाँ पर ये 6,000 से लेकर ये 4,148 तक ही देखे तो ये तो -2% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। इस साल में कुछ रिजल्ट अच्छा है, इसलिए ये अभी एकदम आपको डबल दिख रहा है। और ये डबल भी अगर हम देखें हुआ है तो सिर्फ 10 साल में डबल हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन पे आते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन आप इसका देखिए तो यहाँ 23%, 18%, 13%, 11, 9, 10, 7, 0, 8, 15, 17, 18, 24। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जिसका मेजर रीजन एक ही है कि जो सेल्स होती है, जो सेलिंग प्राइस का एलिमेंट होता है सेल्स में, वो बहुत वोलेटाइल होता है। देखिए एक मेटल कंपनी हो गई, शुगर कंपनी हो गई, कमोडिटी कंपनी जितनी भी होती है, इन सबके जो प्राइजेस होते हैं वो एक्चुअली सिर्फ इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी से डिराइव नहीं होते। ये ग्लोबली इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उस पे डिपेंड करते हैं। यानी कि इंडस्ट्री में, जैसे कि हम बात करें स्टील की, तो स्टील में ग्लोबल लेवल पे क्या डिमांड ज्यादा है,
या सप्लाई ज्यादा है? अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो यहाँ प्राइसेस इंप्रूव होंगे। और अगर इसका उल्टा है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है तो यहाँ प्राइस में इरोशन आपको देखने को मिलेगा। स्टील का प्राइस जो भाव है वो गिरता जाएगा। वैसे ही शुगर के लिए होगा सेम। वैसे ही आपके जितनी भी अलग अलग कमोडिटी है मेटल्स की, सबके लिए आपको एक ही चीज दिखनी पड़ेगी कि सब ग्लोबल सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करते हैं। ये चीज नोट करने की है कि इन कंपनीज में प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम रहती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि सेल्स प्राइस से डिराइव होती है कहीं ना कहीं। इसलिए इन कंपनीज को जो वैल्यूएशन मल्टीपल होता है वो हमेशा कम ही होता है, क्योंकि कंपनी खुद भी नहीं बता पाती कि अगले 3 महीने बाद स्टील का प्राइस कैसा एग्जैक्टली होगा। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इन कंपनीज जो होती है इनमें ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना चाहिए। देखिए, अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यार इसको आता नहीं होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है, इसको समझता नहीं है स्टील सेक्टर इसलिए शायद ये बोल रहा है कि ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस मत करो। पर अगर आपको समझता है तो आप ट्राई करके देख लीजिए। मेरे तो यहाँ दोस्त है काफी सारे, उनके स्टील प्लांट्स है, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि स्टील का भाव 2 महीने बाद क्या होगा, तो वो भी नहीं बता पाते, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही इतनी वोलेटाइल है कि इसमें हर 2 महीने में कुछ भी चेंज एकदम सडनली एब्रप्ट हो जाएगा, जो कोई भी कहीं से एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। इसलिए मैं जब भी स्टील कंपनीज पे कुछ भी एनालिसिस करता हूँ, मैं ज्यादा फंडामेंटली उसमें अंदर नहीं जाता हूँ। कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे कि डेट इक्विटी हो गया, प्रमोटर्स हो गए, बस ये बेसिक चीजें पे अगर आपका ध्यान है और अगर आप टेक्निकल समझते हैं तो आप इन कंपनीज में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए अब हम जाते हैं टेक्निकल चार्ट में और समझते हैं कि क्या हुआ स्टील में। अभी जो आपके सामने है ये है मंथली चार्ट। हम पहले स्टॉक को मंथली से स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफी अच्छी इनसाइट इससे हमको समझ में आती है और जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये कंपनी का स्टॉक प्राइस था 283 और आज अगर हम देखें तो ये 101 है। अब इससे पहले कि आप ये कमेंट में लिखने जाए कि कुछ बोनस हुआ होगा, स्प्लिट हुआ होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये एडजस्टेड है, ये हिस्ट्री में जाके पूरा एडजस्टेड है। यानी कि जितना भी चार्ट है सब में बोनस स्प्लिट सब एडजस्ट हो चुके हैं। इसलिए ये जितने भी प्राइस पॉइंट्स है ये सब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपेयर करे जा सकते हैं। 283 का ये जो हाई 2007 में बना था, आज तक ये स्टॉक उस प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाया है। रिसेंटली में काफी टाइम बाद स्टॉक ने एक अच्छा जंप लिया कोरोना वायरस के बाद, जहां पे हमको ग्लोबल लेवल पे सेम चीज देखने को मिली जो हमें इस साइड 2006-7 में आसपास देखने को मिली थी। जो डिमांड है ग्लोबली वो ज्यादा हो गई और सप्लाई, चाइना की जो पॉलिसीज है उसके कारण सप्लाई में कर्व लग गए। मैं आपको बता देता हूँ, चाइना जो है वो पूरे ग्लोब का 50% का स्टील प्रोडक्शन करता है। तो अगर चाइना में कुछ ऐसे हो रहे कि फैक्ट्री क्लोजर हो गई पॉल्यूशन के कारण, उनकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, उसके कारण ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे सप्लाई डिमांड में जो है वो इम्बैलेंस आ गया कुछ टाइम के लिए। तो स्टॉक ने वही चीज फैक्टर इन करी और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमको सेम चीज बता रहे हैं। और ये जो ओवरऑल प्राइस का इंक्रीज हुआ ये भी हमको ये चीज बता रहा है। अब हम देखें रिसेंटली में जाके कि हो क्या रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ स्टॉक में 21 में 151 का था, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हो गया है अराउंड 35-36% का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि अगर आप इस स्टॉक में यहाँ कहीं पे आपने ले रखा था 138, 140, 150 के आसपास का इस पर्टिकुलर रेंज में, तो क्यों आपको इस स्टडी को ध्यान से सुनना चाहिए। इस स्टडी को समझाने के पहले मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि हर एक स्टॉक के साथ काफी नई लर्निंग भी जाती है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं तो ये दो एक टच पॉइंट्स है। मैं पहले इस टच पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए। और अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता सो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिखती कि यही ट्रेंड लाइन यहां तक जा रही थी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप स्टॉक ले रहे थे तो वो एक मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर आपने ये कोई स्टॉक 140 के आसपास खरीदा था तो हो सकता है आप अभी 25-30% के लॉस में हो। और क्यों आपको ट्रेंड्स को समझना चाहिए, एक बार हमेशा लॉन्गर टर्म चार्ट को देखना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती करता है, वो चार्ट सिर्फ इतना देखेगा, यार कितना अच्छा स्टॉक चल रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है।
अरे, कभी आप स्टॉक को ज़ूम आउट तो करके देखो कि उसमें हो क्या रहा है, उसमें क्या चल रहा है, क्या हिस्ट्री रही है। आपको आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपकी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जर्नी में आती है, वो सिर्फ एक स्क्रॉल आउट सॉल्व कर सकता है। अब सवाल पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या स्टॉक को भी खरीदना चाहिए या नहीं? चलिए हम इसके डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट पे फिर मैं आपको कुछ एक इंसाइटफुल चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये स्टॉक जो है एक डाउनवर्ड चैनल में मूव कर रहा है। ये एक अपवर्ड चैनल है जहां पे मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, 1 2 3 4। ओके, एंड अगर हम नीचे की साइड पे देखें तो हमको यहां से भी कुछ ऐसे ही रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ये एक रिजेक्शन हो गया, ये दूसरा रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन एंड फोर्थ रिजेक्शन। तो अब इस स्टॉक को लेना चाहिए क्या? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो डेली जोन पे तो ट्रेंड रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर हाईज बन रहे हैं। ये पर्टिकुलर एक लोअर हाई, इसके बाद हम और इसके नीचे गए, फिर ऊपर आए, तो पुराने हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, फिर नीचे की साइड आया और इस पर्टिकुलर लो को वापस से ब्रेक करा। अगेन इट ट्राई टू मूव अप, बट इस पर्टिकुलर हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, फिर से नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन लोअर चैनल को टच करा और अब फिर यहां पर है। अब स्टॉक में क्या करना चाहिए? अगर आपको स्टॉक को लेना है तो आपको इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेक का वेट करना चाहिए। एक तरीका क्यों? क्योंकि यहां पे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मल्टीपल बार यहाँ पे रिजेक्शंस आए, तो वो एक कंफर्मेशन जोन है। वीकली पे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। वीकली पे अगर हम देखें तो स्टॉक वीकली चार्ट पे भी डाउन ट्रेंड पर है। ये एक बड़ा सपोर्ट एरिया था जहां पे हमको मल्टीपल रिजेक्शंस मिले थे, आप देख सकते हैं। ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया इस पर्टिकुलर कैंडल में। ओके, अब क्योंकि ये ब्रेक हो गया, इसके बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया और वीकली पे भी स्टेटस जो है स्टॉक का वो है डाउन ट्रेंड। और बताता हूं कि अगर हम देखें तो स्टॉक एक अच्छा जो सपोर्ट जोन होता है वो ये है, जहां पे ये स्टॉक ने काफी बार रिजेक्ट करा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया है जहां पे वन टाइम रिजेक्शन, तो दूसरी टाइम रिजेक्शन, तीसरी टाइम रिजेक्शन मिला और अब यही रिजेक्शन एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट मैं आपको पर्सनली ऐसा बोलूंगा कि अगर आपको इस स्टॉक में सोच रहे हैं लेने का, तो आपको एक ट्रेंड लाइन के अपवर्ड चैनल का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। स्टॉक हो सकता है कि यहाँ और टाइम ले, ऐसे जाए, आई डोंट नो। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ जाए और फिर वापस कंटिन्यू करे, और हो सकता है आप परेशानी हो जाए स्टॉक के कारण कि यार 4-5 महीने और निकल गए, स्टॉक में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये है सेल का कंप्लीट एनालिसिस। हमने डिटेल में समझा फंडामेंटल्स, हमने साइक्लिकल्स पे बात करी, हमने ट्रेंड लाइंस पे बात करी, चैनल्स पे बात करी, सपोर्ट पे बात करी, लॉन्ग टर्म चार्ट से बात करी। इतनी सारी बातें हो गई है, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग माहेश्वरी।